जी कल कौन नहीं आया था, हाथ खड़ा करें। कल जो आया था हाथ खड़ा कर दें। कौन नहीं आया था जी? आप क्यों? बारिश थी। और कौन नहीं आया जी? कॉस्ट बताएं। मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आया, सेकंड पॉइंट। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को आपने पैसे दिए कि हमारी वेबसाइट को होस्ट करो, यानी अपने पास रखो और लोगों में मशहूर करो। तो जस्ट लाइक एडवर्टाइजमेंट। वन कितनी? 114। और कोई बताए? क्या ये कॉस्ट? 126। उधर 114 आ रही है, इधर 126 आ रही है। हाँ जी, क्या निकली है कॉस्ट? 126। किसको क्या किया है? और इसको? ओके, कुछ तो इजी मार्क्स थे ये 360 वाले। तो और 1 जनवरी 2018 साल के पहले दिन आपने एक और चीज नोट की होगी इस सवाल में, पिछले साल के क्लोजिंग कोई एसेट्स नहीं दिए इसने में, बस डायरेक्ट ही यहां से शुरू किया। तो हमारे साल ही शायद एडिशन है सारी। ऑन 1 जनवरी 2018 हमारे साल के पहले दिन ZL बॉट पार्शल, मैंने लस लिखवाया था, इसने क्या लस लिखा है? इनकम्प्लीट R&D। अब इसमें R और D को अलग अलग रखेंगे या दोनों को कैपिटलाइज कर देंगे? परेशान करने के लिए वो ब्रेकअप देगा हमेशा, लेकिन हमने दोनों को। बॉट एंड इनकम्प्लीट रिसर्च एंड डेवलपमेंट फ्रॉम B.Tech, हम हैं जिंक, तो हमने किसी और बंदे से अधूरा काम बाय किया क्योंकि उसने वो काम करना बंद कर दिया था। एट इट्स फेयर वैल्यू ऑफ 90 मिलियन। द परचेज प्राइस, इसमें हमने 30 मिलियन उनको रिसर्च करने के दिए हैं और 60 मिलियन डेवलपमेंट करने के दिए हैं। बट द मेन लाइन इज बॉट, देयरफॉर 90 विल बी कैपिटलाइज्ड। ओके, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कब शुरू हुआ होगा? एक्सेलेंट, 1 जनवरी से ही शुरू हो गया होगा। कुछ नहीं बताया तो कब से शुरू हो गया होगा? 1 जनवरी से। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर क्यों करना है? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इसलिए करना है कि हमने, जिस तरह मैं कहूं, आप लोगों ने कोई ग्रे स्ट्रक्चर देखा किसी घर का, या आप लोगों ने जो है वो किसी घर में ईंटें लगी हुई देखी, आपने कहा ये बड़ी अच्छी लोकेशन है, तुम ये घर ना बनाओ, ये जो अधूरी सी बिल्डिंग है मुझे दे दो, फिर मैं इस पर खुद खर्चा कर लूंगा। तो इस टाइप का आपने काम किया। R&D अधूरा सा काम पकड़ा है और बाद में उस पर क्या करना शुरू कर दिया है? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। तो ये वो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर नहीं है कि ये पूरा हो चुका था और कई साल से अमोर्टाइज हो रहा था और उसके बाद हमने इस पे किया है। ये तो हमने खरीदते ही खुद सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर करना शुरू कर देना है ताकि इनकम्प्लीट R&D क्या हो जाए? कंप्लीट। Subsequent expenditure on this project as follows: further research is 10 and development is 48. Recording criteria for, अच्छा इन दोनों लाइनों से पता नहीं चल रहा कब रिसर्च चली और खत्म हुई और कब डेवलपमेंट शुरू हुई, इन दोनों लाइनों से पता नहीं चल रहा। डेट्स नहीं दी हुई ना, एक डेट दी हुई है, वो रिसर्च खत्म होने और डेवलपमेंट शुरू होने की नहीं है, वो कुछ और डेट है, वो कुछ और डेट है। रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट वाज मेट ऑन, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया कैपिटलाइजेशन का 6 मेट हो गया था 1 मार्च। इसका एक और मतलब भी होता है कि बिफोर 1 मार्च वो मेट नहीं था। तो 2 महीने बुरी वाली डेवलपमेंट चली, 2 महीने, जनवरी और फरवरी। ऑल कॉस्ट्स
आर इनकर्ड इवनली फ्रॉम 1 जनवरी, और लैब के बंद होने की तारीख आ गई। ऑल कॉस्ट, हम ना रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया को मीट करने का पता है क्या नाम रख देते हैं? रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया को मीट करने का नाम रख देते हैं, इस दिन सफेद कोट वालों ने छलांगे मारी, इस दिन सफेद कोट वालों ने छलांगे मारी। एक दिन तो उदास होकर रोते हुए जा रहे होंगे ना जब लैब बंद होगी, फील करें, जब लैब बंद होगी। एक दिन तो ताजा दम आएंगे ना जब R&D शुरू होगी, तब ताजा दम आया करेंगे। छलांग किस दिन मारेंगे? जिस दिन रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट हो जाएगा। और आंसू बहाते हुए किस दिन जा रहे होंगे? जिस दिन R&D सब बंद हो जाएगा और लैब बंद हो जाएगी, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रोती हुई आंखों के साथ 1-2 आंसू बहा के सफे के ऊपर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर देंगे, और जाते हुए ओनर के कान में कह के जाएंगे आइंदा भी कोई प्रोजेक्ट हुआ तो हमें ही बुलाना। तो मुझे बताएं, साइंसदानों ने छलांग किस दिन मारी खुशी के अंदर के रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट हो गया है? 1 मार्च को। और रोते हुए आंसुओं के साथ किस दिन लैब बंद हो गई? 31 अगस्त को। 31 अगस्त को लैब बंद हो गई। आप बताएं 1 जनवरी को क्या हुआ? R&D स्टार्ट हो गई। 1 मार्च को रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट हो गया, और 31 अगस्त को डेवलपमेंट क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। आप बता दें इस अरसे के खर्चे को क्या करना है? अगर मैं मार्कर यूज करूं रेड वाला या येलो वाला, जो मर्जी यूज कर लूं, मेरी मर्जी। ये बुरी वाली चल रही है और इसको मैं ग्रीन सिग्नल दे देता हूं। ये कौन सी वाली चल रही है? अच्छी वाली। क्लियर? अच्छा, अब यार कुछ लोगों ने बिल्कुल सही निकाला है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा हूं, क्योंकि ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा हूं। मैं ये कर सकता हूं कि मैं जनवरी और फरवरी में एज्यूम कर लूं रिसर्च हुई है, और 1 मार्च से अच्छी वाली डेवलपमेंट भी, और डेवलपमेंट ही यानी पहले दिन से ही अच्छी वाली शुरू हो गई है, तो मार्च से लेकर अगस्त के एंड तक डेवलपमेंट चली है। क्या इस तरह सवाल ने मुझे बताया, या मैं जबरदस्ती ये लिख रहा हूं? जबरदस्ती लिख रहे हैं। सवाल ने ये नहीं बताया कि जनवरी फरवरी में रिसर्च चली है। सवाल चीख चीख के कुछ और बता रहे, ये नहीं बता रहा। कुछ बच्चे 48 को कैपिटलाइज करते हैं, ये नहीं बता रहा। सवाल कहते ऑल कॉस्ट्स टू बी all costs are incurred evenly from 1 जनवरी till 31 अगस्त। अजीब सवाल है जो कह रहा है कि 1 जनवरी से 31 अगस्त तक ऑल कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली। अजीब प्रोजेक्ट है जिसमें रिसर्च भी साथ साथ हमेशा चलती रही है और साथ साथ डेवलपमेंट भी चलती रही है। ऐसा प्रोजेक्ट बड़ा ही रेयर होता है जिसमें रिसर्च भी साथ साथ चले और डेवलपमेंट भी साथ साथ चले। ऑल कॉस्ट्स आर इनकर्ड फ्रॉम 1 जनवरी टिल अगस्त। इस सवाल में डेफिशिएंसी क्या थी? रिसर्च कब खत्म हुई, डेवलपमेंट कब शुरू हुई, नहीं बताया। इस सवाल में नई चीज क्या थी? ऑल कॉस्ट्स आर इनकर्ड इवनली फ्रॉम व्हेन टू व्हेन। अंग्रेजी की मार, फ्रॉम व्हेन टू व्हेन। इसका मतलब है ऑल मींस ऑल, फिर चाहे ऊपर रिसर्च पड़ी हुई है चाहे डेवलपमेंट पड़ी हुई है। अब अगर मैं 1 मार्च पे खड़े होके रिसर्च को 2 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 8, अगर मैं रिसर्च को 2/8 और 6/8 करूं, इसका फायदा कोई नहीं है, क्योंकि वो अपने अंदर नाम में रिसर्च है और ये मेरी रिसर्च है, ये बॉट नहीं है। तो इसलिए 10 के टोटे टोटे करने की जरूरत नहीं। पीछे क्या रह गया? 48। तो ये assumption नहीं लेनी थी कि इस तरह की कोई कहानी है। अगर ये assumption लेते तो 48 कैपिटलाइज हो जाता, और सवाल में कहीं लिखा ही नहीं हुआ कि 1 मार्च को डेवलपमेंट शुरू हो गई और रिसर्च खत्म हो गई है।
सवाल में ये लिखा हुआ है, ऑल कॉस्ट आर इंकर्ड फ्रॉम यकम जनवरी टू, इसलिए ये एक बड़ा अजीब सा सवाल आया था ICAP की हिस्ट्री में। तो अब हम 42 को पकड़ लेते हैं, 48 को पकड़ लेते हैं और इसको डिवाइडेड बाय 8 और मल्टीप्लाइड बाय 6। अंग्रेजी बड़ी वाजे थी, अंग्रेजी में उसने को मसलन किया, बड़ा वाजे लिख दिया ऑल कॉस्ट्स। अच्छा जी, तो पुरानी वाली कितनी हो गई जो बाय की थी? वर्किंग शुरू कर देते हैं ना, वो 90 हो गई और 90 में क्या जमा करना है? 36। नहीं, कैसे? इस तरह तो नहीं एग्जाम में करेंगे। 48 इंटू 6/8। अच्छा, क्या बना? 90 प्लस 36 इज 126। आप मेरे से सवाल पूछें कि आपने दरमियानी लाइन क्यों डाली? क्या दरमियानी लाइन डाले बगैर भी मैं टोटल निकाल सकता था? चलें आज एक बम फाड़ते हैं। स्टैंडर्ड ये चाहता है कि एडिशंस में आप दो हेडिंग्स डालो, परचेस्ड और इंटरनली जनरेटेड, ताकि परचेस्ड अलग नजर आए और इंटरनली जनरेटेड अलग नजर आए। टोटल 126 नहीं मैं डालूंगा एडिशन में, मैं नोट के फेस पे यूजर को 90 अलग शो करूंगा और 36 अलग शो करूंगा। 90 इज परचेज्ड एंड 36 इज इंटरनली जनरेटेड। चलें जी, नोट का नाम इंटेंजिबल एसेट्स, इसका नाम एसेट का बस प्रोजेक्ट ही है, अब कोई नाम तो इसने बताया नहीं हमें। प्रोजेक्ट, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, डिस्पोजल सवाल में नहीं है कोई, टाइम ज़ाया नहीं करते। क्लोजिंग आपको भी रीडिंग टाइम में पेपर में अंदाजा हो जाएगा। अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन स्लैश इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट साथ भी चला सकते हैं और इम्पेयरमेंट का अलग भी बना सकते हैं, अकमुलेटेड इम्पेयरमेंट किसी दिन बनाएंगे। जी, परचेस्ड, इंटरनली जनरेटेड, ओपनिंग, क्लोजिंग 126। वाले जरा हाथ खड़ा करें। एक्सेलेंट। बार बार मैं पूछ रहा हूं इस सवाल ने क्या नहीं बताया था, रिसर्च कब खत्म हुई और डेवलपमेंट कब, लेकिन वाजे बता दिया 10 महीने 8 महीने रिसर्च भी चलती रही और 8 महीने डेवलपमेंट भी चलती रही। अच्छा यार, अभी तक स्काई ब्लू समझ आ रहे हैं? ये क्या चेक करें आप? स्काई ब्लू अमोर्टाइजेशन, और ये तो रेड वाला था बुरी वाली, जो भी समझ लें डेवलपमेंट, और ये तो ग्रीन वाली फेज थी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने हो गए? 4 महीने। लाइफ 10। वन 26 डिवाइडेड बाय इंटू 4.2। ये अमोर्टाइजेशन के मार्क्स पूरे मिलेंगे अगर कॉस्ट गलत निकली तो
तो पेपर में ये गलती ना किया करें, कॉस्ट नहीं निकल रही तो अमोर्टाइजेशन भी ना निकाल के आए, यहीं से मार्क्स लूज करते हैं। कितने लोगों ने इस तरह की गलतियां की हुई हैं कभी पेपर में, एक चीज नहीं निकल रही तो उससे अगली भी नहीं निकाली। ओके, एक चीज नहीं निकल रही, सवाल ही छोड़ दिया ना, वही बात हुई। उसी कहते हैं उससे भी आगे की मैं बात बताता हूं। ऑन 31 दिसंबर 2018 ZL received an offer of 170 million for its developed technology। हमने जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है तो किसी ने ऑफर हमें की है कि इतने पैसे मैं आपको देता हूं। इस पॉइंट को हम ज्यादा बेहतर तरीके से डिस्कस कर सकेंगे जिस वक्त हम मॉडल्स पढ़ लेंगे, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल, और जिस वक्त हम रेजिडुअल वैल्यू की कुछ डिस्कशन करेंगे उसके बाद इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे बेहतर। लेकिन इट इज स्टिल एन ऑफर। मैंने क्लास बोला था कि रेजिडुअल वैल्यू आपने तब लेनी है जब किसी थर्ड पार्टी से कमिट कर लें, कमिट, ऑफर नहीं, क्या कर लें, कमिट कर लें, तो इसको इग्नोर करना है। लेकिन इसको क्यों इग्नोर करना है फिर किसी दिन बात करेंगे एक और चीजें पढ़ के, फिलहाल इसको इग्नोर करें बस। किसी ने ऑफर कर दिया है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा है और ये करें वो करें, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कहीं। बहरहाल किसी ने कहा है कि ये चीज मैं कितने में खरीदना चाहता हूं, 170 में। इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी नहीं करनी ये सारी डिस्कशन फिर किसी दिन कर लेंगे, इसको फिलहाल इग्नोर करना है बस। चलें जी, अब ये असल में करना था, तो कैपिटलाइज और एक्सपेंस ढूंढ लें, क्या क्या करना है। स्टैंडर्ड साथ वाला बस खोल ले, कोई एक बंदा खोल ले, वहां से देखते रहे ये चीज कहाँ है, ये चीज कहाँ है, तो मुफ्त के मार्क्स हैं। कुछ नहीं होगा, हाँ हाँ ओके। On 31 दिसंबर 2018 ZL launched its new website for online streaming of TV shows, movies and web series। तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जब लोग आके करेंगे तो नेटफ्लिक्स टाइप चीज, तो लोगों से ये पैसे भी मांगेंगे। द वेबसाइट्स कंटेंट इज ऑल्सो यार बात तो सुनो, क्या ये वेबसाइट सोली एडवर्टाइजमेंट के लिए, पर्पस के लिए बनी है, या वेबसाइट कंटेंट इज ऑल्सो यूज टू एडवर्टाइज? और अगर ये सिर्फ ये सोली एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए बनी होती फिर एक्सपेंसिव होती, लेकिन ये वेबसाइट ऑनलाइन मूवीज एंड वेब सीरीज शो करने के लिए बनी है जिससे आपको पैसे देने पड़ेंगे। इसका मतलब वेबसाइट पे जाके आप पेमेंट करेंगे और आपको एक्सेस मिल जाएगी शो की, फिर आप शो देखेंगे। द वेबसाइट कंटेंट इज ऑल्सो यूज्ड, मेन पर्पस नहीं है, ऑल्सो यूज्ड टू एडवर्टाइज एंड प्रोमोट सेटल प्रोडक्ट्स। तो एडवर्टाइजमेंट का वो खर्चा दिया हुआ फिर उसे एक्सपेंस में डाल देंगे, डिजिटल फोटोग्राफ्स का। द वेबसाइट वॉज डेवलप्ड इंटरनली एंड मेट द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया एज एन इंटेंजिबल। कहते वो आप परेशान ना हो, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट हो रहा है। तो वो जो बार बार स्टैंडर्ड में लिखा हुआ था, वो जो बार बार स्टैंडर्ड में लिखा हुआ था, अनलेस 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 किधर आ रहा है, अनलेस द एक्सपेंडिचर कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू ऑपरेट इन द मैनेजमेंट एंड द वेबसाइट मीट द, तो ये अनलेस टाइप वाली बात है ना। अब तो रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया क्या हो रहा है, मीट हो रहा है। तो इसलिए डेवलपमेंट सारी जो चल रही है वो अच्छी वाली चल रही है, बुरी वाली चल रही है, अच्छी वाली चल रही है, बिकॉज लफ्ज लिखा हुआ इट मीट्स द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आर एज फॉलोज, वही स्टैंडर्ड वाले अल्फाज वाजे तौर पे उसने लिखा, और कहते हैं मैं तुम्हें बता दूं ये सारी कॉस्ट क्या है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है टू प्रिपेयर द वेबसाइट। ना भी लिखा होता तो फिर भी हम एज्यूम करते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ही है। ओके, फिजिबिलिटी स्टडी, अब मैं किताब से तो नहीं ढूंढूंगा, मैं तो स्टैंडर्ड से ही ढूंढूंगा। जी ये कौन सी फेज है, प्लानिंग की फेज है, इसे क्या कर दें, आगे चलें। इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स ढूंढें,
इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव, पूरा पूरा लफ्ज तो नहीं उठाएगा, अधूरा अधूरा लफ्ज उठाएगा ताकि आपको भी थोड़ा ढूंढना पड़े। इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स, और ऑब्वियसली इतनी पूरी लिस्ट में एक दो ऐसी चीजें भी देगा जो स्टैंडर्ड में नहीं लिखी, जरा चैलेंजिंग होंगी, एक दो कोई ऐसी भी दिया करेगा, उसके लिए भी तैयार रहे। इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स, तो ये क्या हो गया बोले, एक्सपेंस। परचेज ऑफ वेब सर्वर, इसके लिए मैं बुक में आ रहा हूं, परचेज ऑफ वेब सर्वर। एक जगह हमने पढ़ा था SIC32 डू नॉट अप्लाई, ये डज नॉट अप्लाई। परचेज ऑफ वेब सर्वर, SIC32 बट IS 16 अप्लाई। सो वेब सर्वर का परचेज करना, वो तो एक मशीन होगी ना, दैट इज अ हार्डवेयर। इसको कैपिटलाइज तो लिख दूं, लेकिन IS 16 की रोशनी में कैपिटलाइज करेंगे, नॉट अ पार्ट ऑफ इनटेंजिबल। मेरे से नोट किसका मांगा, IS 16 का भी मांगा हुआ ना, किसका मांगा हुआ है, सिर्फ इनटेंजिबल का मांगा हुआ है। तो फिर इसको ले जाऊं 16 को उधर, 16 को कैपिटलाइज कर दूं, तो मेरे ख्याल से इसको भी क्रॉस करें, इसको भी क्रॉस करें, इसको भी क्रॉस करें, मेरे हमारे सवाल में तो यूज नहीं होना ये। अच्छा जी, एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ वेब सर्वर, ये जो सुबह दूसरा कॉन्सेप्ट कराया था, ये भी इसके साथ मर्ज हो जाएगा IS 16 में। क्या वेब सर्वर एक हार्डवेयर है? हां। क्या वेब सर्वर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर चल सकता है? ना। तो इसलिए 16 और 7 इकट्ठा होकर किस स्टैंडर्ड में जाएगा? IS 16 में। अब वो रिदम में दोबारा वापस आ गया, थोड़ा सा तंग करके ना, 2 पॉइंट्स में तंग करके, अब दोबारा डगर पे आ गया। रजिस्ट्रेशन ऑफ डोमेन नेम्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ डोमेन नेम, चलो किताब ही खोल लेते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ डोमेन नेम कैपिटलाइज। स्ट्रेस टेस्टिंग, आगे इतनी सी बात लिखी हुई थी, आगे थोड़ी सी उसने जरा हिलाया बच्चे को, ऐसे थोड़ा सा कुछ लिखे। स्ट्रेस टेस्टिंग टू इंश्योर दैट वेबसाइट ऑपरेट्स इन द मैनर। डिजाइनिंग द अपीयरेंस ऑफ वेब पेजेस, ओहो ये तो कॉपी पेस्ट कर लिया इसमें। डिजाइनिंग द अपीयरेंस ऑफ वेब, यार कितने मुफ्त के नंबर दे रहे लोग, सीए का मैं सीए करा रहा हूं। आधे नंबर हर पेपर में से ले सकता है बंदा, आधे नंबर नहीं ले सकते, यानी इतने फारग हैं हम कि पेपर में से आधे नंबर ना ले सके, मंडे के टेस्ट में से आधे नंबर ना ले सके, इतने फारग हैं हम। ओके, डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ न्यू कंटेंट, डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ न्यू कंटेंट, डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ अ न्यू कंटेंट, हेडिंग ही है डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ न्यू कंटेंट। न्यू कंटेंट डेवलप करना, एग्जाम्पल्स ऑफ कंटेंट इंक्लूड फला 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 फला, तो ये तो हेडिंग से उठा लिया इसने। आगे वो मैं आता हूं उस तरफ। डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ न्यू रिलेटेड टू ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड रिलेटेड टू एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन। अब इसको पढ़ लेते हैं। डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ कंटेंट, जो हमारी डेवलपमेंट की आखिरी फेज है, जिसके बाद ऑपरेशन शुरू हो जाने, रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड इन अकॉर्डेंस विद पैरा बला 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 टू द एक्सटेंड दैट कंटेंट इज डेवलप्ड टू एडवर्टाइज एंड प्रमोट एंटिटीज। किस हद तक एक्सपेंस करना है, इन दोनों में से किस हद तक एक्सपेंस करना है? अप टू द एक्सटेंट एडवर्टाइजिंग मटेरियल इज बीइंग प्रोमोटेड। इसको क्या करने? एक्सपेंस, इस हद तक एक्सपेंस करना है। एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड अप टू द हद ऑफ द कंटेंट इज डेवलप्ड टू एडवर्टाइज एंड प्रमोट एंटिटीज। अदरवाइज, अगर प्रमोशन ना हो रही हो, अगर प्रमोशन ना हो रही हो, नहीं फिर भी कैपिटलाइज नहीं, फिर उसी की अंग्रेजी है तो उसी की अंग्रेजी पे चले।
अगर इसके अलावा कोई खर्चा है तस्वीरें खींचने के अलावा तो फिर भी एक्सपेंस में डाल दो, अनलेस आज आगे बात तो वही होगी, अनलेस द एक्सपेंडिचर कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, अनलेस द एक्सपेंडिचर कैन बी डायरेक्टली attributable to the preparing website to operate in the manner intended by many में and the website meets the, आप बताएं अनलेस की शराइत पूरी हो रही है? अनलेस की शराइत पूरी हो रही है? तो मैंने तो वैसे भी आपको हिंट दे दिया था कि बाय डिफॉल्ट इनको क्या किया करें, कैपिटलाइज किया करें। तो आप बताएं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए जो कंटेंट डेवलप हो रहा है तो वो तो मेन चीज है जो हमने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करके देनी है, ये एडवर्टाइजमेंट है नहीं, ये ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए कंटेंट डेवलप हो रहा है, तो दैट इज मेन कंटेंट डेवलपमेंट, इसको क्या करेंगे, कैपिटलाइज। और इन द एंड ये क्या है, एडवर्टाइजिंग ऑफ ZL प्रोडक्ट्स और एडवर्टाइजिंग ऑफ वेबसाइट्स, दोनों ही एक्सपेंस आउट है, फर्क इनमें क्या है भाई, कोई वेबसाइट बनी हुई आपको पता ही नहीं, तो वेबसाइट वाले एडवर्टाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा ना उनकी वेबसाइट है, फिर जब आप उस पे आ जाएंगे फिर दोबारा एडवर्टाइजमेंट के लिए वो उस पे तस्वीरें खींच के लगवाएंगे, तो जो बंदा वेबसाइट पे आ चुका हुआ है उसके लिए प्रोडक्ट्स नजर आएंगी, और जो वेबसाइट पे आया ही नहीं उसको एडवर्टाइज करके वेबसाइट पे पहले लाएंगे, और लाने के बाद जैसे शायद जिंदगी में हम पहली दफा पेप्सी की वेबसाइट पे गए हो, आप लोगों में से किसी ने आज तक लिखा था pepsi.com, तो पहले लाना पड़ता है वेबसाइट पे और लाने के बाद फिर दिखाना पड़ता है कि वेबसाइट में हम क्या प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। इसको भी क्या करेंगे, तो इस पूरे में एक आधी चीज मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, पेपर में आपको चैलेंज दिया करेगी और वो गलत भी हो सकती है, कोई मसला नहीं, बाकी चीजें इजी मार्क्स दे जाएंगी। Now, what should be capitalized as intangible, not as tangible? What should be capitalized as intangible? 2, 5, 11। अगर 2, 3, 5, 11 को कैलकुलेटर पे जमा करके लिख देंगे वहां और वो हुआ गलत, तो फिर कितने नंबर मिलेंगे, 0। उसको पता नहीं चलेगा किस किस को जमा किया, इसलिए 2, 3, 5, 11 को बताना है किस किस को जमा करके लिखा है। 2, 3, 21। वेबसाइट के लिए नया नोट बनाएं या इंटेंजिबल समझ के इधर ही डाल दें, इंटेंजिबल समझ के इधर ही डाल दें, नया नोट बनाने की जरूरत नहीं, वेबसाइट का नया कॉलम डालने की जरूरत है। पिछले साल नहीं थी, ये परचेज नहीं की, इंटरनली जनरेट की है। चलें जी, अमोर्टाइजेशन निकालें जी, वो कुछ और था, ये देखें ऑपरेशनल फेज में एक खर्चा लिखा हुआ था, रजिस्टरिंग द वेबसाइट विथ सर्च इंजन, यानी गूगल पर जब लोग एयर कंडीशनर लिखें तो सबसे ऊपर हमारी वेबसाइट आ जाए, इसे कहते हैं रजिस्टरिंग द वेबसाइट विथ सर्च इंजन, इट इज ऑपरेशनल। अच्छा, एक और लफ्ज था, वो था ऑब्टेनिंग अ, ये वाली डिस्कशन रहेगी हमारी, शायद अगली क्लास में करें, ऑब्टेनिंग अ डोमेन नेम। अब सवाल वाले ने इसके साथ रजिस्टर का लफ्ज लगा दिया शुरू में, देखें सवाल वाले ने इसके साथ रजिस्टर का लफ्ज लगा दिया, क्या लगाया लफ्ज, रजिस्ट्रेशन ऑफ डोमेन नेम। अब मैं इसको डोमेन नेम समझूं या वेब जो साइट है उसके लिए सर्च इंजन के साथ कराई गई रजिस्ट्रेशन समझूं, डोमेन नेम। समझ आ गई बात? तो उसने ये लफ्ज ना इधर रजिस्टर का यूज कर लिया, तो ये रजिस्टर का लफ्ज कुछ और है। गुड क्वेश्चन। अच्छा जी, अमोर्टाइजेशन क्यों, ऑन 31 दिसंबर वी लॉन्च्ड,
वेबसाइट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दी जाएगी या कस्टमर को उसकी एक्सेस दे दी जाएगी? अनाउंस कर दिया जाएगा, हमने वेबसाइट लॉन्च कर दी। ये कोई ऐसी चीज नहीं है फैक्ट्री को दे देंगे कि लैब बंद हो रही है तो वेबसाइट जाते हुए फैक्ट्री को दे दें। तो लैब बंद होगी 31 अगस्त को, तो कस्टमर्स को दिखा दी जाएगी। ऑन 31 दिसंबर 2018 ZL लॉन्च्ड इट्स न्यूज वेबसाइट फॉर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग। अब बता दें हमने लॉन्च किस दिन की? साल के आखिरी दिन। तो फिर कितने दिन इस्तेमाल हुई? 0 डेज। तो अमोर्टाइज कब से करना शुरू करेंगे? अगले साल से। नहीं अगस्त ना बोलो, वो तो कोई और एसेट था, वो तो अगस्त में कोई और एसेट हुआ था, वेबसाइट तो नहीं है। वेबसाइट तो 31 दिसंबर पूरी हुई है। अमोर्टाइजेशन डेज की बेस पे, लाइफ नहीं दी हुई। 1/365 निकालना चाह रहे हो एक दिन की अमोर्टाइजेशन? नहीं, 1/365 की क्या जरूरत है? ओके इसको भी छोड़िएगा। अमोर्टाइजेशन निकाल दें भाई। उन क्लासेस में जरा माइक ऑन कर दें। 50 रुपए इनाम है। हाथ खड़े करके अमोर्टाइजेशन बता दें मुझे। सॉल्यूशन खोलना जायज नहीं। उन क्लासेस में माइक और वो आखिरी क्लास में भी माइक पकड़ा दें भाई। उधर भी किसी को भेजो। इधर माइक दरमियान में रख दो ना, इधर माइक दरमियान में रख दो जी। हाथ खड़ा कर दिया। 30 रुपए एक ने बताया, पहले ने। अच्छा जी, 30 जी जी जी। और उस क्लास में माइक दरमियान में रख दें। बाय रेजिंग योर हैंड, बाय रेजिंग योर हैंड। अच्छा जी जी, नहीं होगा जी जी। और क्या? 37। अच्छा 0.5 37.5 बोलना था ना? ठीक है 37.5 ठीक है जी। एक बार दोबारा पढ़ लें ताकि 37.5 आपको कुछ चेंज इन एस्टीमेट टाइप या इस टाइप की कुछ स्टोरी जहन में, तो कुछ करके जरा कोशिश करें आप लोग भी। 37.5 अगर कोई स्टूडेंट निकाल सकते हैं तो आप लोग भी निकाल सकते हैं। आप लोग तो उस्ताद हैं पूरे। 37.5 37.5 ओके। कितने लोगों ने निकाल लिए 37.5? वेल डन। 5-6 लोगों ने। हाइब्रिड में जरा हाथ खड़ा करके बताएं। 37.5 हाइब्रिड में जिसने हाथ खड़ा किया कल आपने उसके साथ बैठना है। हाथ खड़ा करें कोई। ड्यूरिंग 2018 लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने बताया that broadcasting license of one of ZL channel will not be further renewed। इसका मतलब है अब लाइफ इंडेफिनेट नहीं रही। नई हुकूमत आई, उसने आके बताया दिस लाइसेंस विल बी नॉट बी फर्दर रिन्यूड। ये लाइसेंस आज के बाद हम रिन्यू करना क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं। ये लाइसेंस आज के बाद रिन्यू करना क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं। 18 में ये हुआ है, 18 में ये हुआ है। हमारे साल में ही हमने कहा क्या मतलब, ये कौन सा लाइसेंस? इंटीमेटेड एट ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस ऑफ वन ऑफ द चैनल्स। हमारा कोई टीवी चैनल है उसका लाइसेंस हम बंद कर रहे हैं और वो रिन्यू नहीं किया करेंगे। हमने कहा कौन सा लाइसेंस? कहते हैं वो मैं बताता हूँ, बहुत पुराना लाइसेंस है। कहते हैं वो बाकी कहानी बाद में सुन लो, पहले मैं आपको बता दूं 18 में ये खबर पहुंची। हमने कहा हमें तो पता ही नहीं इस लाइसेंस का। कहते हैं वो फिर शुरू से बात सुनो, असल में स्टोरी क्या है। कहते हैं एक लाइसेंस था जो हमने खरीदा था इनडेफिनेट पीरियड के लिए।
किस दिन खरीदा था? ऑन यकम जनवरी 12। इसका मतलब है ये ओपनिंग में पड़ा होगा, इसको एडिशन में नहीं डालेंगे इंशाल्लाह। हमने खरीदा कब था? उस लाइसेंस के साथ आज, ये ऊपर बताए, और उस लाइसेंस की पुरानी कहानी, जैसे को आप कहते कि वो फला बंदा मर गया, अब उसके बाद फिर डिस्कशन शुरू करें, अच्छा यार वो तो पैदा उस दिन हुआ था, वहां से तालीम हासिल की थी, इस तरह की कहानी चल रही है। ZL had obtained this license for indefinite period on यकम जनवरी 12 by paying ₹150 million। 150 मिलियन देके इन्होंने परचेज कर लिया था। कब परचेज किया था? 2012 में। सब्जेक्ट टू अ रिन्यूअल फी ऑफ ना होने के बराबर, सब्जेक्ट टू अ रिन्यूअल फी ऑफ ना होने के बराबर एट एवरी 5 years, हर 5 साल बाद ये क्या कराना पड़ेगा? रिन्यू कराना पड़ेगा। अब आप मुझे बता दें कि इस सवाल में रिन्यूअल आपको एक लग रही है या रिन्यूअल के साथ आज नया लफ्ज उसने लिख के दिया है एवरी 5 years? आज तक किसी भी सवाल में रिन्यूअल के साथ यह नहीं लिखा हुआ था कि हर 2 साल के लिए रिन्यू करा लिया करना। आज पहली दफा उसने एक लफ्ज लिखा है, क्या? इसका मतलब है जिस वक्त मैं लाइसेंस खरीदने गया था उस वक्त मुझे यह इंफॉर्मेशन थी, 12, 13, 14, 15, 16, 5 साल गुजर जाएंगे, मुझे रिन्यू कराना पड़ेगा। 12, 13, 14, 15, 16। मैं कैश आउटफ्लो आपको दिखा रहा हूं। मेरी जेब से इसके लिए 150 रुपया गया होगा ऑन यकम जनवरी 12। इसके बाद अभी 17 पिछला साल है, 17 पिछला साल है, 17, इसको चेंज कर लेते हैं कलर को, ब्लू और मोटा, ब्लू नहीं रेड कर लें। अच्छा जी, 17, 18, 19, 20, 21, 17, 18, 19, 20, 21, इसके लिए 0.3। इसके बाद ये मैं पहले दिन खड़े होकर सोच रहा हूं, फिर मैं इसको 5 साल के लिए रिन्यू कराऊंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 22, 23, 24, 25 और 26, और फिर इसके बाद 27, 28, 29, 30 और 31। इस तरह एक सर्कल जो है वो चलता रहेगा। इसके मुझे जमा कराने पड़ेंगे कितने? 0.3। इसके जमा कराने कितने? ये सारे ख्याली पुलाव मैं किस दिन बना रहा हूं? पहले दिन, जिसे मैं खरीद रहा हूं। कितने का खरीद रहा हूं? 150 मिलियन का। अब अगर मैं फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन आपसे बात करूं, तो मैंने अपने आप से सवाल पूछा यकम जनवरी 12 को खड़े होकर, मैं यकम जनवरी 12 की बातें कर रहा हूं, इस साल क्या बम फटा? ड्यूरिंग 18 बाढ़ में जाए, इस साल क्या बम फटा उसको छोड़ें। जब मैं लाइसेंस खरीदने गया था, एग्रीमेंट मैंने पढ़ा घर आके, तो एग्रीमेंट में बातें लिखी हुई थी, यू हैव बॉट द लाइसेंस फॉर इनडेफिनिट पीरियड ऑन यकम जनवरी 12 बाय पेइंग 150। इनडेफिनिट की भी वजह बताता हूं, बाय पेइंग 150 सब्जेक्ट टू अ रिन्यूअल फी ऑफ 0.3 एट एवरी 5 years अप टू लास्ट ईयर छोड़ें। अब मोहतरम सवाल यह है कि जिस वक्त मैंने इस लाइसेंस खरीदा होगा, मैंने ये सोचा होगा 5 साल के लिए 150 दे देता हूं, फिर हर 5 साल के लिए कितने पैसे दे दिया करूंगा? 0.3। तो मैंने घर बैठ के सोचा होगा फिर इसको यूज तो मैं इंडेफिनिट पीरियड के लिए कर लूंगा, तो यूजफुल लाइफ इंडेफिनिट होगी। यूजफुल लाइफ क्या होगी? इंडेफिनिट होगी। यूज मैंने सोचा होगा यूज इंडेफिनिट पीरियड के लिए कर लूंगा। और लीगल लाइफ में रिन्यूअल डालनी है, हां डालनी है। कौन सी रिन्यूअल डालनी है? जो सस्ती है। तो रिन्यूअल तो सस्ती है, तो ये 5 साल वाली भी रिन्यूअल डाल दूं मैं, ये 5 साल वाली भी डाल दूं, ये 5 साल वाली भी डाल दूं, अगले 5 साल वाली भी, अगले 5 साल वाली भी, अगले 5 साल वाली भी, तो लीगल लाइफ भी इंडेफिनिट होगी, क्योंकि रिन्यूअल कॉस्ट क्या है? मिनिमल है। और एक रिन्यूअल है या इन्फिनिट रिन्यूअल्स हैं? एवरी 5 years का मतलब है जितनी मर्जी रिन्यूअल करवाएं। तो यकम जनवरी 12 को खड़े होके मेरी यूजफुल लाइफ भी इंडेफिनिट है और मेरी लीगल लाइफ 5 या 5 जमा 5 10 साल नहीं है, 5 जमा 5 10 साल नहीं है,
उसने मुझे कहा है स्विमिंग पूल के लिए भाईजान 2 घंटे के आप 15,000 रुपए दें, इसके बाद हर 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 घंटे बाद अगले 50 साल तक आप 2 रुपए दे के जो है वो स्विमिंग कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये किस अरसे के लिए मेरी लीगल लाइफ है? इनडेफिनेट। तो लीगल लाइफ भी क्या हो गई? अलग से ये बताया नहीं कि मैनेजमेंट ने सोचा इतने साल इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए यूजफुल लाइफ भी। तो फिर बताएं आप 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 में पिछले सालों में क्या मैं इसे अमोर्टाइज कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? तो ओपनिंग अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन कितनी आ गई? 0, क्योंकि पिछले सालों में मैंने इसे क्या नहीं किया? अमोर्टाइज नहीं किया। और ओपनिंग कॉस्ट 15.3 को खर्चे में डाला होगा। कल वाली अकाउंटिंग याद करें। 18 में खर्चे में डाला होगा। 18 की अकाउंटिंग अभी मैं बाद में कराऊंगा। मैंने कल जो आपको अकाउंटिंग कराई थी 7 है, घर जाके किया था, हाथ खड़ा करें। सिर्फ चंद लोग ही हाथ खड़ा करते हैं, ऑब्वियसली चंद लोग करते हैं, और फिर जब इधर ट्रीटमेंट आती है फिर वो भूला होता है, क्योंकि पहले आपने घर जाके नजर मारने की आदत है। नजर ना मारा करें, करके किया करें। कल हमने ये अकाउंटिंग सीखी थी कि जिस वक्त रिन्यूअल सस्ती होगी तो डिनोमिनेटर में जो लाइफ, न्यूमरेटर में तो कॉस्ट होती है ना, कॉस्ट डिवाइड बाय लाइफ, डिनोमिनेटर में नीचे वाले में आप ले लिया करें लाइफ। अब वो लाइफ तो क्या है? इनडेफिनेट। और ऊपर क्या ले लिया करें? कॉस्ट। और जब रिन्यूअल कराएं और रिन्यूअल हो ना होने के, तो फिर 1 जनवरी 17 को खड़े होके 0.3 की क्या एंट्री की होगी? तो अगर मैं 1 जनवरी 18 पे हमारे साल के पहले दिन खड़ा हूं तो मेरी किताबों में इंटेंजिबल की कॉस्ट कितनी आ रही है? 150। यहां कितना पे किया है? ये कहां डाल दिया होगा? एक्सपेंस के अंदर। और यहां तक खड़े हुए अमोर्टाइज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ड्यूरिंग 18 मुझे कुछ पता चले, तो बिफोर 18 इनडेफिनेट था, तो ड्यूरिंग 18 हुकूमत नहीं बदली और उसने आके कानून बताया। अच्छा, अब आखिरी लाइन, ड्यूरिंग 18 the licensing authority intimated that broadcasting license of one of ZL's channels was not be renewed further। 18 में आके किसने बता दिया आज के बाद हम रिन्यू नहीं करेंगे, लेकिन एक रिन्यूअल फी तो मैंने दी हुई है ना, वो तो मैंने हुकूमत आने से पहले दे दी थी। उसने कहा आज के बाद रिन्यू नहीं करेंगे, ये नहीं कहा कि ये जो तुमने रिन्यूअल कराई है इसको भी फारग कर देंगे। इसका मतलब है इस डेट को आप जाकर रिन्यू नहीं करवा सकते। आप अगर इस डेट को जाकर रिन्यू नहीं करवा सकते तो हमारा सारा ख्याली पुलाव फारग हो गया, और यहां पे खड़े होकर मेरी लाइफ एसेट की क्या हो जानी है? खत्म हो जानी है। ये कब पता चला? 18 में। क्या इसको मैं एरर कहूं या चेंज इन एस्टीमेट? इट इज नॉट एन एरर, कोई एरर नहीं। अल्लाह का शुक्र है मैं सही अकाउंटिंग कर रहा था, और जो उस वक्त के सर्कमस्टांसिस थे गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड, वो वाली अकाउंटिंग कर रहा था। नाउ इट इज चेंज इन अंदाजा, वट एवर द रीजन में बी, दिस इज चेंज इन अंदाजा। आप बताएं 18 में खड़े होके ये बात पता चल गई है, तो अब मैं कितने साल पे इसको टोटली खत्म कर दूं? 18, 19, 20, 21। व्हाट इज कॉस्ट? 150। इस 150 को कितने रिट्रोस्पेक्टिवली अमोर्टाइज करना शुरू करूं प्रायर ईयर एरर समझ के, या ऑनवर्ड्स चला दूं? तो ड्यूरिंग 18 का मतलब लिखे ऑन 1 जनवरी 18। ड्यूरिंग 18 का मतलब हमेशा यही लीजिएगा, ऑन 1 जनवरी 18। हाँ, 3 से डिवाइड नहीं करना, ड्यूरिंग 18 उसने लिखा हुआ है। तो ड्यूरिंग 18 यानी ऑन 1 जनवरी 18 ये कह दिया गवर्नमेंट ने कि आज के बाद आपने लाइसेंस को क्या नहीं करवाना? रिन्यू नहीं करवाना। तो अब कॉस्ट को पकड़ के किससे डिवाइड करें? 0.3 तो पहले एक्सपेंस में जा चुका है। कॉस्ट 37.5। अभी टोटल नहीं करना। आ जाओ आगे अपनी जगह पे, ठीक है।
भाईजान इसको इग्नोर नहीं करना, रिकवरेबल अमाउंट को। रिकवरेबल अमाउंट निकली होगी हायर ऑफ फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। इट इज नॉट एन ऑफर बाय एनी पार्टी, इट इज अ रिकवरेबल अमाउंट। तो किस टेस्टिंग की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं? इंपेयरमेंट टेस्टिंग की तरफ ऑन 31 दिसंबर 18। तो अगर रिकवरेबल अमाउंट 31 दिसंबर 18 की है तो बीवी भी किस दिन की चाहिए? 31 दिसंबर 18 की। पहले बीवी कैलकुलेट कर लेते हैं। इंपेयरमेंट टेस्ट ऑन 31 दिसंबर 18। जब भी संडे आएगा आपके घर तो आपने इस तरह पढ़ना है कि मंडे को आईकैप का पेपर है। पढ़ सकते हैं इस तरह? कितने लोग इस तरह पढ़ेंगे? जैसे मंडे को आईकैप का पेपर है, आईकैप का, ओए ये देख जो ये लाइन दे, ओए इस सवाल, ओए ये कैसे हुआ, फोन कर रहे, मैसेज कर रहे दोस्तों को, ये बताओ इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ये क्या करना था, इसका क्या करना था, यार जल्दी जल्दी। इस तरह अगर आप कर लेना तो वो हजारों साल जो नरगिस रो रही है रोना बंद कर दे। हो सकते हैं ऐसे वैसे। इन तिलों में तेल है, इन तिलों में तेल मुक चुका। ओके, बीवी कॉस्ट 150, जमाई लेते हुए 150 माइनस 112.5 रिकवरेबल अमाउंट 7.5। जो चीज हमें मैक्सिमम 105 दे सकती है उस चीज को हमने किताबों में किस पे रखा हुआ है? तो इंपेयरमेंट लॉस। नोट में शो करेंगे। अच्छा, अब नोट में शो करने के लिए या तो आप नई लाइन डालें कम्युलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, या देखें, या इधर स्लैश करके इंपेयरमेंट लिखें और अमोर्टाइजेशन के नीचे एक नई लाइन डाल दें। इंपेयरमेंट कितनी? 7 इफेक्टिव तो साल के पहले दिन से होती है ना, कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा, इफेक्टिव। नीचे तीन चीजें क्या डालनी है? मेजरमेंट बेसिस क्या है? कॉस्ट मॉडल, अमोर्टाइजेशन मेथड, स्ट्रेट लाइन, यूजफुल लाइफ या डेप्रिसिएशन का रेट, यूजफुल लाइफ। इसमें बेशक लिख दीजिएगा 4 साल, यानी 4 साल इसकी लाइफ है अब टोटल। वेबसाइट की तो उसने दी नहीं हुई, प्रोजेक्ट की 10।
कितने सवाल होमवर्क में? 4-5? टेस्ट में बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होगी, डेटर कंट्रोल अकाउंट होगा और पार्टनरशिप और ब्रांच अकाउंटिंग होगी। ऑनलाइन वाले हजरात लेक्चर नंबर 6 अटेंड करके टेस्ट दीजिएगा, ये जो चल रहा है लेक्चर। अच्छा जी, 1-2 मिनट आप तसल्ली से बैठें और होमवर्क के लिए सवाल देख लें, इनको फारिग कर दें। छोटे छोटे सवाल हैं, 2-4 देना किताब। यार ये काम हो सकता है, 2 सवाल मैं होमवर्क में दे रहा हूं और सवाल छोटे छोटे हैं, क्वेश्चन 16 और 18 जी पास पेपर के सही लेवल के। ये मार्च 2021 का सवाल है और सितंबर 2022 का सवाल है। क्वेश्चन 18 नई बुक में अवेलेबल है। अच्छा, ये 2 सवाल मैं दे रहा हूं, मुझे आपके घर में चाहिए होंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट, ठीक है। आज और कल में एक वीडियो अपलोड होगी इसी लेक्चर के पार्ट बी के नाम से, उसमें इस सवाल की डिस्कशन होगी। तो इस सवाल की डिस्कशन आप वहाँ से अटेंड कर लीजिएगा ताकि आपको जो मसला है वो हल हो जाए। देखिए सारी चीज़ें हो सकती हैं क्लास में, कोई मसला नहीं, मैं खुद भी सारी चीज़ें करवा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ये अभी से शुरू कर दें, अगर मेरे साथ लोड अभी से शेयर करना, ये लास्ट टाइम वालों को एंड पे करवाया था, तो अभी से अगर ये लोड शेयर करना शुरू कर दें आप, थोड़ा थोड़ा 15-20 मिनट होमवर्क किया और साथ ही वीडियो खोल के डिस्कशन होगी उसकी, तो मेजर आपका एरिया इधर से ही कवर होता जाएगा, टॉपिक भी साथ साथ तैयार होता जाएगा। वरना इन द एंड आखिरी दिनों में तो लोड पड़ता ही पड़ता है वो ये वाला। तो अच्छे अल्फाज मुँह से सोचो, देखो फ्यूचर सिक्योर हो रहा है, ठीक है। पता नहीं क्या बोले था आप, मुझे सुनाई नहीं दिया, मुस्कुरा के देखा था साथ वाले को। तो ये इंशाल्लाह वीडियो आज ही अपलोड हो जाएगी, मैं कोशिश करूंगा। और क्वेश्चन 16 फिर कल डिस्कस करेंगे क्लास में, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन 18 के नाम से नहीं होगा, लास्ट टाइम वालों को पता नहीं कहीं क्वेश्चन 1 डाल के था, तो बस आज के लेक्चर सी पार्ट बी के नाम से अपलोड होगा, ओके। कल इंशाल्लाह पर तशरीफ ले आइएगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।